आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं आज टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में उसको। और ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं ये है यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, क्या आएगा। देखिए, टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बहुत आसान है, आप डायरेक्ट गूगल पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं upsessb.org। तो इतने में आप इस लिंक पर पहुंच भी जाएंगे। तो बस मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं तो कैसे यहाँ जाएंगे। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, जो आप देख रहे हैं। एग्जामिनेशन पे जाएंगे और सीधे आपको डायरेक्ट मिल जाता है सिलेबस टीजीटी और सिलेबस पीजीटी। तो अगर आप टीजीटी में डाल रहे हैं या पीजीटी में किसी में भी फॉर्म डाल रहे हैं, आप उस पर क्लिक करिए और आप डायरेक्ट आपके सामने पीडीएफ फाइल आ जाएगी सभी विषय की एक साथ। तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो चैनल, हमारा मुख्य जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है वो है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। तो इस बार भी हम पीजीटी एजुकेशन पर फोकस रखेंगे। और अभी मैंने एक सिलेबस की और कुछ नोटिफिकेशन की फाइल डाउनलोड की है, उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आखिर टीजीटी और पीजीटी के लिए। ये आप देख रहे हैं जो पीडीएफ नोटिफिकेशन है इसका। तो यहाँ पर जो डेट दी हुई है, तो कोशिश करिएगा यहाँ पर जो डेट दी गई है वो पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जैसे 27/11 यानी कि 27 नवंबर को आप पंजीकरण आखिरी में कर पाएंगे। और लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, ये डेट शुरू हो चुकी है फॉर्म भरने की, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों का कोई भी कारण फंसा हुआ है उनकी बात अलग है, वो भी उनका भी जल्दी निराकरण हो जाएगा, वो भी अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई समस्या नहीं है तो आप पंजीकरण जल्द से जल्द करा लें। और उसके बाद ऑनलाइन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 30 यानी कि 30 नवंबर, इसका भी खास ध्यान रखें। आखिरी डेट का इंतजार करने वाले आखिर कई बार धोखा खा जाते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ मुझे बतानी थी कि लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर 2020 है। तो चलिए, और एजुकेशन पे मेरा फोकस है यहाँ पर। तो एजुकेशन के बारे में पीजीटी में क्या कहा गया है इसको जरा आपको मैं बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि एमए होना चाहिए आपको शिक्षा शास्त्र में, अथवा एमएड के साथ आप बीए या बीएससी हो सकते हैं, यानी कि एमएड हो। और एमएड किया है तो जाहिर सी बात है आपने बीएड भी किया होगा, तो बीए और बीएससी इसके साथ मांगा जा रहा है आपके लिए। तो ये दो कंडीशन हो गई। और तीसरा है एलटी बीटी और बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए होना चाहिए। मतलब जिसने मनोविज्ञान से एमए किया है वो भी शिक्षा शास्त्र में फॉर्म भर सकता है। और खास बात एक और बता दूं, अगर आपने एमएड किया है, यहाँ पर एमएड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एमएड की, अगर आपने एमएड किया है तो उस एमएड के साथ आप मनोविज्ञान में भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब एमएड वाले मनोविज्ञान में भी भर सकते हैं, शिक्षा शास्त्र में भी भर सकते हैं, और मनोविज्ञान एमए वाले भी शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान विषय से भी भर सकते हैं। यहाँ पर दो विषय इस तरीके के हैं कि आपस में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बीएड, एमएड, पीएचडी जो कि अधिमानी यहाँ की वरीयता देने वाली बात है। तो एमएड और बीएड तो यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है कि आप हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, तो अधिमानी क्या है तो आवश्यक हो जाती हैं। लेकिन अगर पीएचडी किया है तो आपको अधिभार मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से अगर प्रमाण पत्र लिया है तो इसका भी आपको अधिभार मिलेगा। ये चीज आपको देखना है, ध्यान रखना है। बस यहाँ पर फिलहाल मुझे नोटिफिकेशन में इतना ही बताना था, लेकिन साथ ही आपको ले चलते हैं जो हमारा मुख्य रूप से सिलेबस है क्या कहता है। ये पीडीएफ है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप एक रजिस्टर बनाइए और रजिस्टर पर लिख लीजिए कि आपका जो सिलेबस है कम से कम वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जितना सिलेबस है उससे अलग भी कभी ना कभी आ जाता है, इसका आपको अच्छे से पता है। क्योंकि जैसे यूजीसी नेट का है, पीएचडी के एंट्रेंस होते हैं, या किसी भी आने वाले उच्च स्तरीय उच्च शिक्षा में कोई फॉर्म आता है, तो आप जानते हैं जो सिलेबस होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। कभी ना कभी अलग से चीजें हमारे जोड़ दी जाती थी। यहाँ जो चीज
लिखी हुई है तो कम से कम वो जरूर पूरी हो जानी चाहिए। मेरे जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया है पहले भी, लेकिन जो कमियां हैं या जो सब्जेक्ट में जो पॉइंट्स कम रह गए थे उसके लिए हम अलग से तैयारी करेंगे, अलग से क्लासेस शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये देखना है कि मुख्य रूप से इस शिक्षा शास्त्र के सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है शिक्षा शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिकेतर पहले से बता दिया इन्होंने कि 3 प्रकार की होती हैं और इन तीनों के अंतर्गत क्या आ सकता है। इसका विषय क्षेत्र, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के अभिकरण, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के उत्तर प्रदेश में स्वरूप, मतलब उच्च शिक्षा जो उत्तर प्रदेश में जो स्वरूप है उसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंद, मालवीय, विवेकानंद के शैक्षिक विचार। अब यहाँ पे महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंद और मालवीय, विवेकानंद के विचार पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी लोगों के बारे में बिल्कुल छोड़ देना है। जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनको भी यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। महात्मा गांधी, टैगोर और विवेकानंद जो है ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो भी शिक्षा में नवाचार है यानी कि इनोवेशन है वो देखना है आपको। सतत शिक्षा देखनी है, जनसंचार के साधन यानी कि कम्युनिकेशन जो हमारे शिक्षा में यूज होते हैं उसका भी आपको जोड़ना है यहाँ पे। दूर शिक्षा, खुला विद्यालय, भारतीय शिक्षा का इतिहास, समस्याएं, वैदिक काल से शुरू करना है, बौद्ध काल, मध्य युग यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा की विशेषताएं। ये मेरा पूरा कवर किया हुआ मॉड्यूल है, मैंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन इस पर एक पूरा बड़ा सा वीडियो बनेगा जिसमें छोटी छोटी बातें हम और लेके आएंगे। और अगर आपको लगता है कि उसको भी जोड़ना चाहिए, कुछ नए पॉइंट्स को जोड़ना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं अपने जो भी विचार हैं। उनका आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप एवं विभिन्न आयोगों की संतुष्टियां, मतलब आयोग भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, या तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं बंद कर रहा हूँ, विभिन्न आयोग। तो आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इस बार जो है नई शिक्षा नीति आई है, तो पुरानी शिक्षा नीतियों से उसकी तुलना करना, ये क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। आगे है कि मूल्यांकन, मतलब जो भी पुराने आयोग हैं उसका, जो पुराने हमारे आयोग हैं इससे पहले बने हैं उसका मूल्यांकन आपस में करना होगा। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रण, मूल्यांकन और संबंधित समस्याओं की विवेचना करना। ठीक है, ये थोड़ा सा पेडागोजिकल क्वेश्चन हो जाता है कि क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है शिक्षा में। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं, राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा, शिक्षित बेरोजगारी, भाषा विवाद, छात्र अशांति, नैतिक शिक्षा और शिक्षा का गिरता स्तर। तो यहाँ पे काफी कुछ आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है जहाँ पर लग रहा है कि जो भी समस्याएं चल रही हैं हमारी वो भी इसमें जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा का दर्शन एवं समाजशास्त्र। शिक्षा का दर्शन का जो संबंध है वो बताना है, शिक्षा दर्शन का स्वरूप क्या है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा आप आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इनके अनुसार क्या है शिक्षा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो दर्शन आता है ये मुख्य रूप से इन्हीं 4 पर रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो इनके जो यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है, इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, विधियां कैसी बनेगी, मतलब इनके अनुसार कैसी विधियां बनेगी, आपके अनुसार नहीं, नए आयोगों के अनुसार नहीं, इन वाद के अनुसार। और इसी के साथ साथ शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, विषय क्षेत्र, संस्कृति एवं शिक्षा का नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण, सामाजिक स्तरीकरण एवं शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा, संप्रदाय, धर्म एवं शिक्षा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप प्रश्न आराम से हल कर लेंगे, लेकिन जब ये जो वाद होते हैं ना, यहाँ पे आप काफी फंस सकते हैं। तो फिलहाल इन 4 पर मेरा वीडियो है, आप जाइएगा देख लीजिएगा, लेकिन आगे भी हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया होता है शिक्षा में। ठीक है, अर्थ क्षेत्र, महत्व, विकास, अभिवृद्धि, तो जो ग्रोथ की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस पर पूरा आपको फोकस रखना है। बालक जो शैशवावस्था यानी कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल अपने दिमाग में रखनी है।
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास एवं शिक्षा, उनका महत्व, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के बारे में, एवं व्यक्तित्व विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं उनकी बात हो रही है। व्यक्तित्व का मापन कैसे होगा, तो मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा में इनका महत्व, सीखना, नियम, विभिन्न सिद्धांत, और इनसे तो आप बहुत बेहद परिचित हैं, थार्नडाइक, पैवलोव, कोहलर, कोफ्का हो जाता है इधर उधर, और स्किनर, हब के सीखने के सिद्धांत की विवेचना एवं शैक्षिक निहितार्थ। तो फिर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि बस ये 4 के बारे में लिख दिया तो आपने कहा चलो यही 4 हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पियाजे पूछ लिए जाएंगे इसमें, फिर आपको कि पियाजे तो लिखा ही नहीं था, है ना। जैसे आप सीटेट की तैयारी करते हैं, टेट की तैयारी करते हैं, या इवन एजुकेशन में कोई भी पेपर देते हैं तो उसमें पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन जो फ्राइड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कम लिखा हुआ है, मैं तो यही कहूँगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आगे उन्होंने क्या कहा है। अभिप्रेरणा एवं सीखने का स्थानांतरण, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारे सीखने का यानी कि लर्निंग का, उसको भी आपको देखना है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन पे फोकस रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थानांतरण क्या है, सिद्धांत, बुद्धि मापन, और यानी कि इंटेलिजेंस भी आपको पूरा तैयार करना है। मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा में इसका महत्व, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता भी, और स्मृति, विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग, और मेमोरी तैयार करनी है आपको। प्रत्यय निर्माण यानी प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट का निर्माण करना है, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, और इसमें शिक्षा किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। और नीचे ले चलते हैं आपको, तो ये आपका शैक्षिक मापन और मूल्यांकन यानी कि ये स्टैटिक्स वाला जो है वो आपको पूरा तैयार करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिसर्च टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है जिस तरीके से उच्च शिक्षा में होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत रिसर्च यानी कि जो स्टैटिक है वो रिसर्च से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन यानी कि आप में इसमें एवोल्यूशन और मेजरमेंट देखना है, उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और मूल्यांकन और मापन कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विश्वसनीयता, वैधता, मान्यता का निर्धारणीकरण, तो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको तैयार करनी है। और उसके बाद है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, विभिन्न पदों की विवेचना, निष्कर्ष, संदर्भ, मानक संदर्भ, मापन, ग्रेड प्रणाली, प्राप्तांकों में ग्रेड में परिवर्तन, संरचना तथा योगात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं, योगात्मक, संरचनात्मक, और जो हमारे 3 प्रकार के हैं उनको फोकस रखना है आप यहाँ। और उसके बाद मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, साक्षात्कार, निरीक्षण, उपकरण, स्केल, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनायर, और शिक्षा में सांख्यिकी की उपयोगिता क्या है यानी कि स्टैटिक्स आ गया। अब स्टैटिक्स किस तरीके से एजुकेशन में हम यूज करते हैं, उसका से क्या फायदा होगा हमें, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति में मापन, मध्यमान यानी कि मीन मीडियन मोड आपको देखना है, और उसके बाद विचरणशीलता, माप, मानक विचलन, क्वार्टाइल डिवीजन फॉर, और जो भी हमारा टी प्राप्तांक होता है, जेड प्राप्तांक होता है, स्टेनाइन वक्र होता है, प्रोबेबिलिटी वक्र है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको तैयार करनी है। और यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं, स्टैटिक्स भी यहाँ पे पूरी तरीके से शो नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारे 4 प्राप्तांक होते हैं, जेड, टी, जेड, और भी जो होते हैं, तो इसके अलावा भी सारी चीजें हम अपना जो हम शुरू करेंगे पीजीटी का एक कोर्स अलग से। तो फिलहाल आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल मैंने थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपसे शेयर की हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट हो वो आप हमसे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप पे, और आप हमारे जल्दी ही हम पीजीटी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप जुड़ सकते हैं और अपने भी विचार आप उसमें दे सकते हैं। तो फिलहाल आपको फॉर्म भर देना है और तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि तैयारी का कोई समय नहीं होता है। एग्जाम पहले भी हो सकते हैं, एग्जाम बहुत लेट में भी हो सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का मैंने देखा है कि एग्जाम कभी बहुत लेट हो जाते हैं, तो कभी कभी आप ही को उसमें नुकसान देखना पड़ जाता है ना। तो फिलहाल जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस से, हम आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट एजुकेशन के वीडियोस होंगे वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।